Hello students, good afternoon. Once again, welcome back to Theory Revision Sessions. This is all about me. बच्चों आज हमारा ये TRS 25 है, Theory Revision Session 25। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर इन 3D। जैसे कि यहाँ पे दो पार्ट है, एक वेक्टर्स आता है, एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आता है। यदि मैं स्पेसिफिकली जेईई मेन के बारे में बात करूँ कि जेईई मेन से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो जेईई मेन का कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, दो क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन वेक्टर के हाउस से आता है और दूसरा क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के हाउस से आता है। इसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो इसकी थ्योरी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जेईई मेन से रिलेटेड या इन जनरल, उन सब के बारे में एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। देन वी विल बी सॉल्विंग कपल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द जेईई मेन 2020 PYQs। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें फेयर आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि भाई वेक्टर होता क्या है। एक वेक्टर एक क्वांटिटी है हैविंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। एक तो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब जीरो इज द ओनली वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। हर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर से होता है, लेकिन जीरो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फिर आती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, दो वेक्टर्स को इक्वल कब लिखा जाता है, दो वेक्टर्स को इक्वल तब लिखा जाता है जब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन के लिए बेटा कैप यूज में लिया जाता है। जैसे यूनिट वेक्टर के लिए जैसे ए कैप हमने यूज में लिया था, ए कैप इज द डायरेक्शन। ठीक है, ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी हो गया और ए कैप और बी कैप इक्वल हो गए। यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर का मतलब एक लाइन के अलोंग होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। मतलब इफ एंड ओनली इफ दे आर द पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर कोलाइंस वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा कोलिनियर वेक्टर के लिए कहानी क्या होती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है। अब यहाँ पर कई बार बात ये भी आती है लाइक पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या बात आती है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि डायरेक्शन भी सेम होती है। जैसे कि ये वेक्टर है आपका और दूसरा वेक्टर ये, तो लाइक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स ही हैं। जैसे कि एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, डायरेक्शन पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल हो गया बेसिकली, ये ना रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनको भी अपन कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो कोप्लेन मतलब एक प्लेन में साथ साथ लाई करे। को का मतलब होता है साथ, प्लेनर मतलब प्लेन में। ठीक है, तो वेक्टर पैरेलल टू और लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन के पैरेलल हो या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो। ठीक है, उन वेक्टर्स को, जैसे कि ये स्क्रीन आपको दिख रही है, ये स्क्रीन एक प्लेन है बच्चों। इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इसमें इस प्लेन के पैरेलल हो गए, को प्लेनर हो गए। या फिर कोई वेक्टर जो होता है उसको शिफ्ट कर सकते हैं ना, वेक्टर कोई लाइन तो है नहीं, वेक्टर क्या है, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, एक स्क्रीन ये है बोर्ड वाली और एक स्क्रीन में जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी स्क्रीन है वो, तो दूसरे में क्या है कि मेरी स्क्रीन के पैरेलल बैठा हूं, तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर होगा ना, जैसे कि ये पेन एक वेक्टर है। ठीक है, ये पेन एक वेक्टर है तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, को प्लेनर वेक्टर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए मेरे टाइप ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अब बात आती है पोजीशन वेक्टर एंड द सेक्शन फॉर्मूला की। ठीक है, तो क्या किसी भी सिंपल ए वेक्टर लिखने से क्या वो पोजीशन वेक्टर होता है क्या ए वेक्टर लिखने से क्या वो पोजीशन वेक्टर होता है, नहीं होता बेटा। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है कि भाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि x, y, z हैं, तो अपन और उसका o के रेस्पेक्ट में यदि मैं ओपी वेक्टर डिनोट करूं, मैं o का p पॉइंट का o के रेस्पेक्ट में यदि वेक्टर डिनोट करूं तो दैट इज द ओपी वेक्टर। तो वहां पर ये जो r वेक्टर आता है, ये आता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो ये जो ए बी वेक्टर होता है वो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि उस पॉइंट का ओरिजिन से लाइन जॉइनिंग का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या होता है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता है, बाद वाला ए से बी की तरफ है ना, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ये होता है वेक्टर जॉइनिंग लाइन ए एंड बी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, दैट पॉइंट इज द
सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों कि दो पॉइंट है, लेट से एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, ठीक है। इसको कोई आर वेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है m/n के रेशियो में। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला आप पहले लगाते थे वही यहाँ पर भी लगेगा, m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नली डिवाइड करोगे तो m/n नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लो या फिर माइनस वाला ले लो, और m और n दोनों पॉजिटिव ले लो, ठीक है, क्लियर। फिर आती है बात वेक्टर लाइंस की, कि किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर लाइन की। वेक्टर लाइन के ऊपर बेटा क्या होती है, इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है। जैसे कि ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, जैसे कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो क्या होता है बेटा, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट दो चीजों का होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन जो जाती है, यदि आपको पॉइंट दिया हुआ हो और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो, जैसे कि मेरे को ये वाला केस देखो, पैरेलल टू बी वेक्टर एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट ए। जैसे बी वेक्टर के पैरेलल है और ए वेक्टर ए पॉइंट से पास कर रही है ए वेक्टर से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर। भाई बेसिकली आर वेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, कोई भी जनरल पॉइंट होता है लाइन के ऊपर। तो ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स, लेमडा बोल दो, टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो लेमडा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट आएंगे। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। यदि आपको दो पॉइंट गिवन हो कि भैया ए वेक्टर और बी बी वेक्टर, ये दो पॉइंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स या टी टाइम्स पैरेलल वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसके पैरेलल है। तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है उस लाइन के ऊपर, है ना, और प्लस लेमडा टाइम्स एक पैरेलल वेक्टर, कैसे भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट आती है बेटा कि कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, कि दो लाइन जो हैं, मान लिया आपने कि पहली वाली लाइन है ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर, और दूसरी वाली लाइन है ए वन वेक्टर प्लस एस टाइम्स बी वन वेक्टर, ठीक है। तो पहली वाली लाइन ए वेक्टर से पास कर रही है, दूसरी वाली लाइन ए वन वेक्टर से पास कर रही है। पहली वाली लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी लाइन बी वन वेक्टर के पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इस बात की क्या कंडीशन है। तो बेटा देखो, यदि आपको एक क्वेश्चन तो बनता है कि लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्या क्वेश्चन बनता है, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो दोनों के आर वेक्टर को आप कंपेयर कर दो, जैसे यहाँ पर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप सोल्व करोगे तो टी के टर्म में आएगा या एस के टर्म में आएगा, दोनों को कंपेयर कर दो। यदि उन दोनों को कंपेयर करने पर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट एक, मतलब टी और एस की वैल्यू इस प्रकार से आ रही है कि तीनों कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं, तो अपन बोल देंगे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस यदि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उसके दो रीजन होते हैं, लाइंस या तो पैरेलल होती हैं या फिर स्क्यू लाइंस होती हैं। वो लाइन जो कि कट नहीं करती है, मतलब ऐसे प्लेन में लाई करती है इस प्रकार से कि ना तो वो पैरेलल होती है और ना ही कट करती है, ठीक है। तो लाइंस जब कट नहीं करती हैं तो स्क्यू लाइंस बोलते हैं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों लाइंस जो होगी इंटरसेक्शन यदि करती हैं तो लाइंस जो होंगी वो कोप्लेनर होंगी, और लाइंस के इंटरसेक्शन की कंडीशन ये होती है कि लाइंस के ऊपर जो फिक्स पॉइंट है उनका डिफरेंस वेक्टर निकाल लो, फिक्स पॉइंट का, ठीक है, उसका डॉट लाइंस के पैरेलल वेक्टर के क्रॉस के साथ जीरो कर दो। लाइन के ऊपर जैसे कि आपने यदि लाइंस को ऐसे माना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर, जनरली हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम डी वेक्टर, ठीक है। तो उनको क्या करना है, ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी। यहां पर आपने इस तरीके से माना तो ए माइनस ए वन डॉट बी क्रॉस बी वन, इसको जीरो कर दो। यदि ये जीरो हो जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। अब बात आती है कि यदि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बच्चों दो लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। कहां लाई करती है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है तो कॉमन नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस के पैरेलल होगा, तो बी क्रॉस बी वन, ठीक है। तो इसका फिर उस नॉर्मल पे प्रोजेक्शन निकाल देते हैं इस फिक्स का,
आप थ्योरी पढ़ सकते हैं स्क्यू लाइंस की, वहां पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, बी क्रॉस बी वन का डॉट ए माइनस ए वन का डॉट बी क्रॉस बी वन से अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस बी वन। ठीक है, यहां से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हो। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो ये जो कंडीशन आई थी ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, वो इसीलिए आई कि देखो ये पार्ट जीरो हो गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई, मतलब लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो इंटरसेक्शन की कंडीशन भी ऑटोमेटिकली याद हो गई। इसके बाद आते हैं बेटा प्लेन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्लेन क्या होता है, तो देखो प्लेन क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन वन नीड्स अ पॉइंट ऑन द प्लेन, आपको एक पॉइंट चाहिए होता है, और परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द प्लेन चाहिए होता है, लेट एन वेक्टर। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं कि प्लेन की इक्वेशन हो जाती है आर माइनस ए वेक्टर, आर कोई जनरल पॉइंट है प्लेन पर, ए वेक्टर इज द फिक्स पॉइंट नॉन पॉइंट ऑन द प्लेन, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में, इसको हमें ध्यान रखना होता है। यदि आपके पास तीन पॉइंट हो, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, यदि तीन पॉइंट हो तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक से आपके पास आ गया आर माइनस ए, अब तीन पॉइंट है तो उसका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है। तो तीन फिक्स पॉइंट है आपके पास ए बी सी, तो दो वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर लेट से और बी सी वेक्टर, कुछ भी निकाल लो आपने, ए माइनस बी ए बी वेक्टर आ गया, बी माइनस सी बी सी वेक्टर आ गया, प्लेन के अंदर दो वेक्टर आ गए, प्लेन के अंदर दो वेक्टर का क्रॉस कर दो, दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो नॉर्मल वेक्टर आ जाता है, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो आर माइनस ए डॉट इनका क्रॉस एन बराबर जीरो। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस। ठीक है, यदि प्लेन आपका एक पॉइंट से पास कर रहा हो और पैरेलल टू टू लाइंस हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, आर माइनस ए और जो पैरेलल लाइंस है उनका क्रॉस करने से नॉर्मल आ जाएगा, तो डॉट, मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा था और ये डॉट नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, यहां से आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्लेन कंटेनिंग ए लाइन एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। देखो बेटा इस डायग्राम में देखो, ये जो येलो स्क्रीन आपको दिख रही है, येलो वाला पार्ट, दिस इज अ प्लेन। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर बच्चों ये लाइन है, थ्री डायमेंशनली विजुअलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ मेरे को ना, थ्री डायमेंशनली। तो यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन, दिस इज द आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम बी वेक्टर। ठीक है, और कोई एक वेक्टर है अनदर, मतलब देखो प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, प्लेन के अंदर ये लाइन है, लाइन है मतलब एक फिक्स पॉइंट है आपके पास ए पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आर माइनस ए फिक्स पॉइंट डॉट, अब आपको चाहिए नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, इस प्लेन पर के पैरेलल एक वेक्टर आ गया बी वेक्टर। ठीक है, और एक सी पैरेलल टू कंटेनिंग ए लाइन एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, तो सी वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस नॉर्मल दे देगा, है नहीं, तो देखो आर का डॉट बी क्रॉस ये आ जाएगा आपका रिलेशन, ए डॉट बी क्रॉस सी को बॉक्स ए बी से ले सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को बॉक्स ए बी से ले सकते हैं, याद करना चाहते हो ऐसे कर लो, नहीं तो कॉन्सेप्ट वही है। प्लेन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन, दो पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो वही आर माइनस ए डॉट, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। अब क्या है, सी वेक्टर के पैरेलल है और ये दोनों पॉइंट भी हैं, तो एक वेक्टर तो आ गया ए माइनस बी और एक आ गया आपका सी, इन दोनों का क्रॉस आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चाहे तो उसको वो किसी भी फॉर्मेट में आपको दे रहा है यार, उसको आप रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, वो अलग है। कुल मिलाकर के आर माइनस एक फिक्स पॉइंट डॉट नॉर्मल, नॉर्मल निकालने के लिए प्लेन के पैरेलल या प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका क्रॉस प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। क्वेश्चन आप हर प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बेसिक से, आपको कोई भी रिजल्ट याद करने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट पार्ट, वेक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, चार प्रकार के हमें प्रोडक्ट पढ़ने होते हैं, वन इज द स्केलर, अनदर इज द क्रॉस, एंड देन इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन चार प्रकार के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सको। ठीक है,
तो बात करता हूं बच्चों में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स से ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो ए डॉट बी का वैल्यू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। मॉड ए मॉड बी को जनरली ए बी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी, ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन जो होता है उसी को अपन बोलते हैं ए डॉट बी, ठीक है। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं हम लोग। ए से बी की तरफ जब लाइंस को कर्ल करेंगे तो जिधर थंब का डायरेक्शन जाता है वही हमारी डायरेक्शन होती है। ए क्रॉस बी को निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज में ले लेते हैं हम आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है बिकॉज इसकी वैल्यू बॉक्स एबीसी के इक्वल होती है। बॉक्स से हम क्यों लिखते हैं बेटा? यदि आपके पास ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन होते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू इस डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स होता है। अब बॉक्स के अंदर ये डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई तो डिटरमिनेंट में क्या होता है? रोज को इंटर रो वाइज या कॉलम वाइज इंटरचेंज करते हैं तो जो इफेक्ट होते हैं वो सारे इफेक्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू ये होती है। अब बात आती है कि यदि एबीसी वेक्टर कोप्लेनर हो, ए वेक्टर एबीसी यदि कोप्लेनर हो तो बी क्रॉस सी तो क्या होगा? बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसका डॉट यदि ए के साथ करोगे तो बी और सी और ए तीनों कोप्लेनर हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो जीरो हो जाएगा, तो बॉक्स जीरो हो जाता है। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आता है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनकी तो आपको बॉक्स जीरो करना रहता है, मतलब ये डिटरमिनेंट जीरो करना रहता है। या फिर दो लाइंस कोप्लेनर है तो दो लाइंस है मतलब उनके दो पैरेलल वेक्टर है और दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट्स के कनेक्टिंग से एक वेक्टर आ जाएगा, तीन वेक्टर आ गए, तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी कंडीशन डिटरमिनेंट जीरो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बच्चों केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए का क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ए का डॉट बाद वाले के साथ, ए का डॉट सी के साथ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले को बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है, ठीक है। अब आप ये नेपियर्स एनालॉजी लैग्रेंज आइडेंटिटी बोल सकते हो, इनको भी आप ध्यान रख सकते हो। ए क्रॉस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी। आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखो, ए का डॉट सी के साथ, पहले का इसके साथ, और ए का डॉट डी के साथ, फिर बी का डॉट सी के साथ और बी का डॉट डी के साथ। ऐसे याद कर लो ना भाई, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है ना, इस तरीके से याद कर लो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। तो ये अपने इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात आती है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, भाई वेक्टर फॉर्मेट में मॉड ए माइनस बी होता है, ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हो गई, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लैम्डा इज टू 1 के फॉर्मूले से। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भाई? कोई भी वेक्टर यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो उनके जो कोसाइन होते हैं उनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है भाई, उनको डायरेक्शन कोसाइन को यदि आप एल एम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू आई A1 वेक्टर अपॉन मॉड ए, कॉस बीटा की वैल्यू आई A2 वेक्टर अपॉन मॉड ए, और कॉस गामा है वो डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन की एक लिमिटेशन होती है, बिकॉज ये कोसाइन वैल्यू होती है तो कोसाइन वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई जे के कोफिशिएंट, वो तो जरूरी नहीं है -1 से 1 के बीच में लाई करें। तो किसी भी जनरल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, वो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनेट वैल्यूज होते हैं। जैसे किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यदि LMN है तो उसके डायरेक्शन रेशियो
रेशियोज जो होते हैं, लेट से वो एबीसी हैं, तो एबीसी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स एल, लैम्डा टाइम्स एम और लैम्डा टाइम्स एन के इक्वल होती है। यदि आपको एबीसी गिवन हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो आप उनके यूनिट वेक्टर निकाल लो। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन रेशियो का, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि कोई आपके बोलता है कि कोई वेक्टर है, लेट से 1 2 3, उसके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है, मतलब वो वेक्टर आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, तो अब उसकी यूनिट डायरेक्शन क्या कहेगी भाई? इसका मैग्नीट्यूड 9 14 रूट 14, 1 बाई रूट 14, 2 जे कैप बाई रूट 14 एंड 3 के कैप बाई रूट 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और इनके नेगेटिव्स भी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। थ्री डायमेंशनल लाइंस के अंदर क्या होता है बेटा कि जो हम लाइंस पढ़ रहे थे, एक पॉइंट से पास कर रही थी, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर था। ठीक है, तो अब यदि मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर फिक्स पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं अपन कि ये तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इसको कार्टेशियन या सिमेट्रिकल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? तो भाई x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, तो एक फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, और डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉइंट आता है दैट इज द डायरेक्शन। भाई कौन सी डायरेक्शन है? लेट्स से बी वेक्टर, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यदि लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उनके डायरेक्शन अपने को x2 माइनस x1 dr, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरीके से dr मिल जाएंगे, और न्यूमरेटर में x1 y1 z1 ले लो या फिर x2 y2 z2 ले लो। तो बेसिकली जब इस प्रकार का फॉर्मेट होता है सिमेट्रिकल फॉर्मेट का, इसके न्यूमरेटर में पॉइंट जो होता है ना, लाइन के ऊपर जो फिक्स पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर जो वेक्टर होता है उसके रेशियो लिखे होते हैं, dr लिखे हुए होते हैं। तो बात आती है कि दो लाइंस के बीच में एंगल, तो यदि लाइंस के dr a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो उनके dr के बीच का एंगल, तो cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा। और यदि ये डायरेक्शन कोसाइन हो, तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, नीचे वाला 1 हो गया। लाइंस यदि परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन आ गई, पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या बात? चलो, इसके बाद बात आती है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में उन्होंने डिराइव किया हुआ है, आप इसी फॉर्मेट में याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आता है थ्री डायमेंशन प्लेन, ये भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो यहां पर देखो हमने बात करी थी r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लेन आ जाता है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसको अपन जनरली ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। फिर डी आर पता होते हैं, डीसी पता होते हैं, अपन इस तरीके से इसकी जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं प्लेन की। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या कहता है कि यदि प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पे कट करता है, तो इनके कोऑर्डिनेट आ गए ए के बी के सी के, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। प्लेन एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट से पास कर तो पॉइंट अपने को पता चल गया, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी हो जाएगी, और उसकी मतलब उसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी और कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। ए टाइम्स मतलब उसके नॉर्मल वेक्टर यदि एबीसी है तो ए टाइम्स एक्स माइनस x1, बी टाइम वाई माइनस y1, जेड सी टाइम c1। ठीक है, डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट की x1 y1 z1 की जनरल प्लेन से डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d जो भी था अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारी चीजें जो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ते हैं वो थ्री डायमेंशनल प्लेन के लिए भी वैलिड होती हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज हो गया, सारे पॉइंट जो हैं जो स्ट्रेट लाइन के लिए होते हैं वो सिमिलर पॉइंट यहाँ पर भी होते हैं, बस जेड कंपोनेंट और ऐड हो जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो आप। जनरल प्लेन की इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, abc का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। या फिर क्या करो, तीन पॉइंट पता है तो दो वेक्टर पता है, दो वेक्टर से नॉर्मल आ गया और एक पॉइंट से r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, ये ध्यान से समझो, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो प्लेन से पास करने वाला, जैसे कि आपके पास एक प्लेन है P1 दिख रहा है, एक प्लेन है P2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन ये है। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन ये आ गया, प्लेन P। ठीक है, अब आप बताइए इस प्लेन P, ये जो प्लेन P है, ये जो प्लेन P है, इसकी इक्वेशन होती है प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम प्लेन 2, प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम प्लेन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल, इनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 n2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यदि ये परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन परपेंडिकुलर होंगे मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, नहीं तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे यदि प्लेन पैरेलल है। ठीक है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन,
एक लाइन और नॉर्मल के बीच बेटा, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल देखो, लाइन ये प्लेन है और ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बी कॉस थीटा निकाल लेंगे अपन, बी डॉट एन अपॉन मोड बी मोड एन। दो लाइन की कोप्लेनिटी की कंडीशन क्या होती है, एक प्लेन पे लाई करें तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो फिक्स पॉइंट, दो तो फिक्स पॉइंट हो गए और ये दो पैरेलल वेक्टर हो गए, तो दो पैरेलल वेक्टर और फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से बॉक्स जीरो कर देंगे, a2 माइनस a1 फिक्स वेक्टर से और एक b1 और एक b2 से, ये तीन वेक्टर हो गए, तीन वेक्टर कोप्लेनर मतलब ये जीरो, ये कोप्लेनिटी की कंडीशन होती है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें होती हैं प्लेन्स के अंदर और वेक्टर थ्री के अंदर, ये थ्योरी पार्ट था यहाँ तक। आई होप कॉन्सेप्ट आपके सारे रिवाइज हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। चल, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो चल, ये 6 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट पेपर यही हुआ था अभी तक जेईई मेन का। तो बताइए कि क्या आंसर होगा, चलो सोल्व कीजिए। बोलो भाई, भाई आंसर। A plane P meets the coordinate axis at ABC means कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखो ABC पे मीट करता है, ये एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। तो कोई प्लेन आया, इन तीनों को मीट कर रहा है एक्स वाई जेड पे। देखिए A is, let's say A00, this is B0 B0 and this is C00 C, मीट करके तो ये ट्राइंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों A/3 कोमा B/3 कोमा C/3 होंगे, दैट इज गिवन विद 112। याद कीजिए कॉन्सेप्ट। तो A का वैल्यू आ गया 3, B का वैल्यू आ गया 3 एंड C का वैल्यू आ गया 6। तो प्लेन की इक्वेशन ही आ गई। कैसे आ गई प्लेन की इक्वेशन? प्लेन की इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू 1। तो प्लेन इज नथिंग बट 2x प्लस 2y प्लस z, ठीक है। एलसीएम ले लिए 6 इक्वल टू 6, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा? प्लेन की इक्वेशन आ गई तो प्लेन का नॉर्मल पता चल गया। प्लेन की इक्वेशन आ गई है तो प्लेन का नॉर्मल पता चल गया आपको, ठीक है। यहां से प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल देखते हैं, प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल है आपका 2 2 1,
2 to 1 इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आएगा 2 to 1, जो लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन के दो नॉर्मल उसके पैरेलल लाइन है 2 to 1, तो केवल एक ऑप्शन ही है, और 1 1 2 से पास करती है, तो ऑप्शन सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस 6 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सोल्व इजीली करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 सितंबर को बच्चों सेकंड शिफ्ट के अंदर ही मैंने कहा था कि हर शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन था 3D से और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया वेक्टर से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि इफ x एंड y आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ x एंड y आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट mod of x plus y equal to mod x and 2x plus lambda y is perpendicular to y, then you have to find the value of lambda। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा उसको हम बात करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। तो यहां पर आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दें स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि मॉड वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। सेकेंडली यहां पर और ध्यान दीजिए कि 2x वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स y वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर, मतलब इसका y वेक्टर के साथ डॉट 0 होगा, ठीक है। तो यहां से देखो क्या है, ट्वाइस ऑफ x डॉट वाई प्लस लैम्डा टाइम्स y डॉट वाई हो जाएगा मॉड y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x डॉट वाई, ट्वाइस ऑफ x डॉट वाई की वैल्यू थी मैं माइनस मॉड y स्क्वायर लिख दूं प्लस लैम्डा टाइम्स, अब मॉड y स्क्वायर तो 0 होगा नहीं क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है कि कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो मॉड y तो 0 होगा नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज टू बी 1, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो, ठीक है। तो ये था हमारा 6 सितंबर 2020 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का। तो देखो क्वेश्चन बड़े इजी लेवल के आ रहे हैं, यदि सिस्टमेटिकली चलेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 6 सितंबर 2020 को ही फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है ये, चलो सॉल्व करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, एक लाइन ये है और ये जो है दो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, दो प्लेन की इक्वेशन साइमल्टेनियसली होता है तो वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एसिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एसिमेट्रिकल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए या तो हम क्या करें, स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाने के लिए या तो आप इन दोनों की हेल्प से पहले लाइन निकालो इस फॉर्मेट में और फिर आप शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, या फिर हम क्या करें, इन दोनों लाइन से की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी प्लेन से, इन दोनों प्लेन से के इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन ये होगा, ठीक है। तो वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो इसी प्लेन पे लाई करेगी, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी और एक लाइन ऑलरेडी गिवन है, तो जब इस प्लेन से ये लाइन पास कर रही है तो जब शॉर्टेज डिस्टेंस होगी तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब क्या होगा कि फॉर शॉर्टेज डिस्टेंस दिस प्लेन, ये जो प्लेन हमने निकाला फैमिली ऑफ प्लेन, दिस प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल। जब शॉर्टेज डिस्टेंस हो, ये फैमिली ऑफ प्लेन था ना, फैमिली ऑफ प्लेन था तो उसके ऊपर ये लाइन आ रही थी L1 प्लस P1 प्लस लैम्डा P2, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये लाइन और गिवन लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइन और गिवन लाइन यदि पैरेलल है तो देखो गिवन लाइन के वेक्टर आपको पता है ना, -1 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट किसका कर रहा हूं मैं लाइन के पैरेलल वेक्टर का और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहा हूं। प्लेन और लाइन यदि पैरेलल हैं तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यहां से देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, y का टर्म होगा 1 माइनस लैम्डा और z का टर्म होगा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1 प्लस लैम्डा
+1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 0। तो आपका जो प्लेन है जो कि वहां पर पैरेलल होगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। मतलब वो जो लाइन होगी ना, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इस प्लेन पे लाई करेगी, तब जाकर के उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। अब उस प्लेन लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट पता है -1,1,0, 1,-1,-0, तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल दो, वही आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। वही आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1² प्लस 1², इसका मोड यदि आप चेक करो तो ये आ रही है 1/√3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो इसका ये दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया विदाउट इवेलुएटिंग ए लाइन, तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी आ रही है, 1/√3 के इक्वल आ रही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A and B are the unit vectors, then the greatest value of this expression is, ये 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो एवरीबॉडी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा देखो, √3 टाइम्स किसी भी क्वांटिटी का जो मॉड होता है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A² प्लस मॉड ऑफ B² प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B, राइट। और मॉड ऑफ A माइनस बी को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ मॉड A² प्लस मॉड B² माइनस ट्वाइस ऑफ A डॉट B, राइट। तो यहां से आपके पास ये क्वांटिटी कितनी आ गई, √3 टाइम्स, यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 + 1, ए और बी के बीच का एंगल, लेट से ए और बी के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 - 2 cos थीटा। तो ये कहानी बन गई √3 टाइम्स, ये 2 + 2 cos थीटा, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2, तो 2 cos थीटा/2 प्लस 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2, तो 2 टाइम्स sin थीटा/2। ठीक है, ये कहानी आ गई। तो यहाँ पर बेटा 2 कॉमन आ गया, √3 cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री बन गया ये। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², तो √3 का स्क्वायर प्लस 1² दैट इज इक्वल टू 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो दिस ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो 04.00, ये डेसिमल के 2 डिजिट में लिखना होता है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 5 सितंबर 2020 को सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि दो लाइंस, याद कीजिए अभी मैं डिस्कस कर रहा था लाइंस कोप्लेनर, मतलब आपको डिटरमिनेंट 0 करना होता है। अब डिटरमिनेंट किसका 0, एक तो होता है ये पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर चिपकाओ 2 - 1 1, दूसरा पैरेलल वेक्टर चिपकाओ अल्फा 5 - अल्फा एंड 1, और तीसरा वेक्टर क्या होता है, इनके जो पॉइंट्स है ना, फिक्स पॉइंट, पहले लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट है ये वाला, दूसरी लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट है -2 -1 -1, तो इनके डिफरेंस से जो वेक्टर बनेगा दैट इज 1 3 एंड 2। इस डिटरमिनेंट को 0 कर दो, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, 2 × 10 - 2 अल्फा -3 प्लस 1 × 2 अल्फा -1 प्लस 1 × 3 अल्फा -5 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका, 2 × 7 - 2 अल्फा, 2 × 7 - 2 अल्फा, तो 14 - 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा -1 प्लस 4 अल्फा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 अल्फा से 4 अल्फा गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 6 गया 14 में से, तो 6 गया 14 में से, तो 8 बचा, तो अल्फा इक्वल टू 4 आ गया। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, तो जो लाइन 2 है उसकी वैल्यू आ गई, तो लाइन 2 इज व्हाट, x + 2/4 इक्वल टू y + 1/1 इक्वल टू z + 1/1। ठीक है, तो ये अपनी लाइन है, लाइन 2। अब बोला कि लाइन 2 कौन से पॉइंट से पास करती है, तो लाइन 2 के ऊपर तो बेटा इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे ए ऑप्शन पुट करते हैं, 2 पुट कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है, -10 पुट कर रहे हो तो ये 9 आ रहा है, और -2 पुट कर रहे हो, ए पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर देगा, कैलकुलेशन चेक करो एक बार। 2 - 1 1 अल्फा 5 - अल्फा 1, फिक्स पॉइंट था -1 2 1, और इस पर था -2 -1 -1, तो इनका वेक्टर बन रहा था -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 2। ठीक है, 2 ×
10 minus 2 alpha minus 3 plus 1 into 2 alpha minus 1 plus 1 into 3 alpha minus 5 plus alpha equal to 0। ठीक है, तो ये बन रहा था अपना 7 minus 2 alpha है ना, तो 14 minus 4 alpha, 2 alpha minus 1, 4 alpha minus 5 equal to 0। 4 alpha से 4 alpha गया, 2 alpha, 5 और 1 6, 6 गए तो 8, तो सॉरी 2 alpha minus 8, तो अल्फा की वैल्यू -4 आएगी ना, तो दिस इज -4, दिस इज 9 एंड दिस इज 1। तो जब आप ए पॉइंट पुट कर रहे हो तो 2, तो ये आ रहा है -1, और -10 पुट कर रहे हो तो ये भी आ रहा है -1 और माइनस, तो ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों रेशियो इक्वल है। ठीक है, बाकी के लिए रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो आंसर ही सही। ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे, ये 5 सितंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो पिछला क्वेश्चन देखो वेक्टर्स में कोप्लेनिटी का आ गया, ये मैग्नीट्यूड के ऊपर आ गया, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होते हैं। देखो एबीसी 3 वेक्टर्स हैं, मॉड ए का वैल्यू है 2, मॉड बी का वैल्यू है 4, मॉड सी का वैल्यू है 4। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, किसी भी वेक्टर का किसी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है, बी डॉट ए अपॉन मॉड ए, ये होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, सी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, सी डॉट ए अपॉन मॉड ए। तो बेसिकली आपको यहां पर इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि बी डॉट ए का वैल्यू सी डॉट ए के इक्वल है, एक रिलेशन। बी इज ए परपेंडिकुलर टू सी, लिखते जाओ बेटा ना जो जो दिया हुआ है, बी डॉट सी इक्वल टू 0, दूसरा रिलेशन। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मोड, तो बेसिकली इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेक्टर का इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी माइनस सी के साथ, यस और नो। तो ये कितना होता है, ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, मॉड ए स्क्वायर इज 4, मॉड बी स्क्वायर इज 16, मॉड सी स्क्वायर इज 16। ए डॉट बी और सी डॉट ए इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गए। बी डॉट सी की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, काम खत्म। तो 32 और 4 36। तो आपको इसकी वैल्यू, ठीक है, तो कई बार गलती कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर की वैल्यू चिपका देते हैं एग्जाम में प्रेशर, तो ध्यान रखना है इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो 6 लेंगे क्योंकि -6 मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, तो आंसर इज 6। यदि 2 डेसिमल में है तो 06.00, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। गुड लक फॉर जी।